नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वैसे तो अंतरिक्ष में घट रही घटनाएं अंतहीन है, लेकिन जो घटनाएं इंसान की नजरों में आ जाए वो अपने आप में अनोखी हो जाती है, क्योंकि उससे ब्रह्मांड को समझने में मदद मिलती है, ग्रहों की उत्पत्ति को समझने में मदद मिलती है और ब्रह्मांड किस नियम पर चल रहा है उसको समझने में मदद मिलती है। वैसे तो पृथ्वी का अस्तित्व ब्रह्मांड में एक धूल के कण जितना भी नहीं, लेकिन हमारे सौरमंडल में हमारा विशेष स्थान है और पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का भी। अब सोचिए जरा, अगर आपको एक ऐसी तस्वीर मिले जिसमें 4000 किलोग्राम की सैटेलाइट का हिस्सा चांद से टकराए और 100 किलोमीटर ऊंचा धूल का गुबार उठे, तो क्या वाकई में यह एक रोमांचकारी घटना नहीं है? यकीनन है। और यही घटना जब घटी तो हर कोई समझने की कोशिश करने लगा कि चांद का वायुमंडल कैसे काम करता होगा, कैसे बना होगा और वहां जो नया गड्ढा बना उससे क्या रहस्य बाहर आए। सैटेलाइट खुद भटक कर गिर गई या फिर जानबूझकर गहराई गई? और अभी कितनी सैटेलाइट ऐसी हैं जो अंतरिक्ष में घूम रही हैं और क्या ये सब पृथ्वी के लिए खतरनाक है? चलिए आपको समझाते हैं, क्योंकि चांद से टकराया है रॉकेट। सबसे पहले तो उस रॉकेट के हिस्से के बारे में जानकारी देते हैं जो दरअसल चांद की सतह से टकराया और वहां पर एक बड़ा गड्ढा क्रिएट कर दिया है। चलिए जरा देखिए स्पेस एक्स का ये रॉकेट का हिस्सा, और जो रॉकेट था उसका नाम था फाल्कन 9। जो दरअसल चांद से टकराया है वो हिस्सा लगभग स्कूल बस के जितना बड़ा है। उसका वजन 4000 किलोग्राम है और जिस रफ्तार से वो टकराया वो 8700 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। आप सोचिए, जिस स्पेस एक्स का फाल्कन 9 का हिस्सा जो टकराया है वो स्कूल बस जितना बड़ा, 4000 किलो उसका वजन, और जिस रफ्तार से टकराया है वो रफ्तार है 8700 किलोमीटर पर आवर। अब जरा ये देखिए टक्कर के दौरान हुआ क्या है, क्योंकि सिर्फ टकराना महत्वपूर्ण नहीं है, टकराने के बाद जो घटना घटी है वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि चांद की सतह से रॉकेट की टक्कर को चिली सी परानाल वेधशाला में मौजूद यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला की वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड किया है। वैज्ञानिकों ने टक्कर के बाद करीब 5 से 10 मिनट तक बने धूल और गैस के गुबार का अध्ययन किया है। ईएसओ के वैज्ञानिकों ने बताया कि टेलीस्कोप ने इस गुबार में सोडियम और लिथियम गैस के संकेत दर्ज किए। इन संकेतों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टक्कर के बाद कौन कौन से तत्व बाहर निकले और उनकी मात्रा दरअसल कितनी थी। फाल्कन 9 रॉकेट का यह टुकड़ा चांद की सतह पर आवाज की स्पीड से 7 गुना ज्यादा तेजी से टकरा है और इससे 3 टन TNT के बराबर एनर्जी निकली है। फिर भी यह गड्ढा इतना छोटा है कि इसे धरती से नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। वहीं रॉकेट छोटे छोटे मलबों के अंदर बिखर गया है, टूट गया है। लेकिन अब जरा देखिए कि जो नया गड्ढा बना है, यह गड्ढा दरअसल आइंस्टीन क्रेटर के पास बना है। यह टक्कर चांद के आइंस्टीन क्रेटर के पास हुई है और यह क्षेत्र चांद के उस हिस्से में है जहां दिन का उजाला रहता है जो पृथ्वी से दिखाई देता है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक इसे आम टेलीस्कोप से देखना नामुमकिन था, क्योंकि टक्कर के वक्त बनी रोशनी बेहद हल्की थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के खगोलविद डॉक्टर मैथ बोथवेल का कहना है कि टक्कर के कारण चांद का धूल का एक बड़ा गुबार उठा होगा जो 100 किलोमीटर तक ऊपर गया होगा और कई मिनटों तक रहा होगा। हालांकि उसकी तस्वीरें आ चुकी हैं क्योंकि उसको रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन जो असल तस्वीरें आनी है उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। जानते हैं क्यों इंतजार करना होगा? क्योंकि जब यह घटना घट रही थी उस दौरान हमारी कोई भी सैटेलाइट उस इलाके के अंदर एक्टिव नहीं थी। और जब हम कह रहे हैं हमारी कोई भी सैटेलाइट, इसमें दुनिया की वो लगभग 45,000 से ज्यादा सैटेलाइट हैं जो इस वक्त अंतरिक्ष के अंदर मौजूद है। क्योंकि फिलहाल जब यह हादसा हुआ तब चांद का चक्कर लगा रहा कोई भी स्पेसक्राफ्ट
सही पोजीशन में नहीं था, इसलिए लाइव तस्वीरें नहीं मिल पाई हैं। दक्षिण कोरिया का डानुरी ऑर्बिटर और नासा का लूनर ऑर्बिटर आने वाले दिनों में जब टक्कर वाली जगह के ऊपर से गुजरेगा और तस्वीरें लेगा, तो वैज्ञानिक पुरानी और नई तस्वीरों की तुलना करके चांद की सतह पर बने नए निशान की पहचान करें। अब जरा यह समझिए कि जो हिस्सा टकराया है और जो हिस्सा टूटकर बिखर चुका है, उसके बावजूद जिस स्पेस एक्स की रॉकेट का वो हिस्सा था फॉल्कन 9 का, वो एक बार फिर से रेडी हो चुका है, एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए रेडी हो चुका है। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का निचला हिस्सा यूजेबल होता है और इसे बूस्टर कहते हैं और लैंडिंग करके धरती पर वापस आ जाता है। जिस जनवरी 2025 वाले मिशन का ऊपरी हिस्सा भटककर चांद से टकराया है, उसी रॉकेट के निचले बूस्टर को 10 अगस्त को, यानी कि लगभग 4 दिन के बाद 18वीं बार लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जिस फॉल्कन 9 का एक बड़ा हिस्सा चांद पर टकराकर बिखर चुका है, वो फॉल्कन 9 खत्म हो चुका है। फॉल्कन 9 का जो निचला हिस्सा जिसे बूस्टर कहते हैं, वो मैं 4 दिनों के बाद 10 अगस्त को 18वीं बार एक बार फिर से लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह कि क्या वाकई में जो चांद पर घटा है, जिस तरीके से एक टुकड़ा उससे टकराया है, वहां जो एक नया क्रिएटर क्रिएट हुआ है, क्या ऐसा इतिहास के पन्नों में पहले भी हुआ है? तो चलिए इतिहास के कुछ पन्नों को खंगाल लेते हैं, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब कोई मानव निर्मित वस्तु चंद्रमा से टकराई है। 1959 से लेकर अब तक दर्जनों अंतरिक्ष यान इससे टकरा चुके हैं। कुछ दुर्घटनावश और कुछ जानबूझकर विज्ञान के लिए टकराए गए हैं। सोवियत संघ का लूना 2 पहला मिशन था, जिसके बाद दशकों में नासा के रेंजर मिशन 1960 के दशक में, अपोलो युग के कई रॉकेट चरण, 2009 में एलक्रोस मिशन के तहत जानबूझकर पानी की बर्फ की खोज के लिए दुर्घटनाग्रस्त किया गया था। 2022 में हुई आखिरी पुष्ट आकस्मिक टक्कर 2014 में लॉन्च किए गए एक चीनी चंद्र मिशन के बचे हुए बूस्टर के कारण हुई थी। और ये इस बात की याद दिलाता है कि इस तरह का अंतरिक्ष मलबा आधी सदी से भी ज्यादा वक्त से चुपचाप हमारे सिर के ऊपर जमा हो रहा है। हालांकि बार बार यह कहा जाता है कि पृथ्वी के लिए वो कचरा खतरनाक नहीं है, लेकिन वो कचरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इसीलिए नासा और वैज्ञानिकों को इस टक्कर के बाद बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि बेशक ये जो टक्कर हुई है, ये टक्कर जानबूझकर नहीं की गई, लेकिन ये भी सच है कि इस टक्कर को होने से रोका जा सकता था, लेकिन रोका नहीं गया, क्योंकि इसके बाद चंद्रमा को समझने में सहायता मिलती है। साइंस म्यूजियम की स्पेस हेड लिबी जैक्सन का मानना है कि वैज्ञानिकों के लिए काफी रोमांचक प्रयोग है, क्योंकि रॉकेट की स्पीड, वजन और आकार का डेटा पहले से मौजूद था। आमतौर पर जब कोई प्राकृतिक उल्कापिंड चांद से टकराता है, तो वैज्ञानिकों के पास उसका शुरुआती डेटा नहीं होता, और इस टक्कर से बने नए गड्ढे और उड़ी हुई धूल की परत का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये समझ सकेंगे कि अरबों साल पहले चांद और हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। यानी वैज्ञानिकों को भविष्य में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, या इतिहास में क्या हो चुका है, उसको समझने में मदद मिलने वाली। फॉल्कन 9 रॉकेट के टुकड़े के चांद की सतह से टकराने की घटना का वैज्ञानिक शोध और संभवतः पहली तस्वीरें अमेरिका में स्थित शक्तिशाली दूरबीनों से मिलेगी। पृथ्वी से लगभग 3,85,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा की सतह से 14 मीटर आकार की किसी वस्तु के टकराने का पता लगाना आसान नहीं होता है, लेकिन यह संभव भी नहीं है। तस्वीर को साफ करने के लिए इमेज प्रोसेसिंग में घंटों, दिनों, यहां तक कि हफ्तों का समय लग सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक डेटा की जांच और प्रसंस्करण करते हैं, क्योंकि शोधार्थियों को रॉकेट का सटीक आकार, गति और प्रभाव बिंदु पहले से ही पता है। इसीलिए टक्कर एक आकस्मिक दुर्घटना होने के बजाय एक दुर्लभ नियंत्रित प्रयोग में बदल जाती है। वैज्ञानिक अब इस बात का परीक्षण कर सकेंगे कि कैसे उल्का पिंडों के टकराने से गड्ढे बनते हैं, सतह पर मलबा बिखरता है और चंद्रमा के आंतरिक भाग में कंपन उत्पन्न होता है। किसी उल्का पिंड के टकराने से कितनी चट्टान और धूल उड़ती है, ये समझने से
इंजीनियर्स को सुरक्षित लैंडर और भविष्य के चंद्र अड्डों को डिजाइन करने में मदद मिलेगी। साथ ही ये पता लगाने में भी मदद मिलेगी कि उड़ने वाला मलबा कितनी दूर तक जा सकता है और आसपास की जमीन कितनी जोर से हिल सकती है और वो मलबा वापस चंद्रमा की सतह पर आने में कितना वक्त लगाता है, क्योंकि जिस तरीके का हिस्सा चंद्रमा से जाकर टकराया है, अंतरिक्ष में रॉकेट का टुकड़ा लगातार तैर रहा था। अब जानते हैं स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट को जनवरी 2025 में लॉन्च किया था। फ्लोरिडा से अमेरिका और जापान के 2 लूनर लैंडर अंतरिक्ष में भेजे गए थे। मिशन पूरा होने के बाद रॉकेट का एक हिस्सा अंतरिक्ष में तैरता रह गया और चांद से टकराने वाले बेकाबू 45 फीट का टुकड़ा इसी रॉकेट का ऊपरी हिस्सा है। हालांकि नासा का कहना है कि इस टक्कर से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं हुआ है। महीनों के दौरान पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के ग्रेविटेशन की वजह से फॉल्कन 9 रॉकेट के टुकड़े का हिस्सा धीरे धीरे बदल गया था। खगोलविदों ने डाटा का अध्ययन करके पहले ही टक्कर का अनुमान लगा लिया था। अब जरा ये देखिए कि क्या वाकई में चांद पर जो स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 का ऊपरी हिस्सा जाकर गिरा, टकराया और वो टुकड़े टुकड़े हुआ, क्या वो इकलौता कचरा है जो चांद पर है, या हमने चांद को एक तरीके से बीते के कई दशकों के अंदर कचरा पात्र में ही तब्दील कर दिया है। एक आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं, जरा देखिए चंद्रमा पर इस वक्त कितना कचरा अनुमानित मौजूद है। जो पहले से मौजूद कचरा है वो 190 टन है और कुल दुर्घटनाग्रस्त चीजें जो इस वक्त चंद्रमा पर है वो 3000 के आसपास है। ऐसा नहीं है कि पहली चीज है जो टकरा गई है, और ऐसा भी नहीं है पहला कचरा है जो वहां पहुंच गया है। 190 टन कचरा चांद पर मौजूद है और इस टक्कर के बाद चांद पर इंसानों की छोड़ी गई या दुर्घटनाग्रस्त चीजों की संख्या बढ़कर लगभग 3000 हो गई है, जिनका कुल वजन 190 टन हो चुका है। सितंबर 1959 में सोवियत संघ का लूना 2 चांद की सतह पर पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट था। इसके अलावा नासा के अकेले अपोलो प्रोग्राम से जुड़ी 796 चीजें चांद पर मौजूद है। यह भी सच है कि चांद पर कोई वायुमंडल या पर्यावरण नहीं है और इसीलिए इस कचरे से वहां किसी इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचता। हालांकि वैज्ञानिक चिंतित है कि भविष्य में बढ़ते लूनर ट्रैफिक के कारण ऐतिहासिक अपोलो लैंडिंग साइट को नुकसान ना पहुंचे, साथ ही नए स्पेसक्राफ्ट के टकराने का जोखिम ना बढ़े, इसका अध्ययन करना होगा। हालांकि जो हम यहां बैठकर कहते हैं ना कि चंद्रमा पर कोई नुकसान नहीं होगा, वहां के इकोसिस्टम को कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, वहां के पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, हम बहुत ज्यादा चंद्रमा के बारे में नहीं जानते। और जब हम नहीं जानते हैं तो जितना जानते हैं उसके आधार पर आकलन कर देते हैं, जबकि इतिहास गवाह है कि हमारे ना जाने कितने आकलन भविष्य के अंदर जाकर गलत साबित हुए। अब जरा यह देखिए कि किस तरह का कचरा चांद पर वर्तमान में मौजूद है, क्योंकि मानकर चलिए जितना कचरा चांद पर बढ़ता जाएगा उतने ही चंद्रयान और चांद से जुड़े मिशन का रिस्क बढ़ता चला जाएगा। एक बार देखिए, हमने उसको 4 हिस्सों में बांटने की कोशिश की है। पहला है अंतरिक्ष यान और रॉकेट, सैटर्न वी रॉकेट के अवशेष, लैंडर और दुर्घटनाग्रस्त यानों के टुकड़े वहां मौजूद हैं। दूसरा है वैज्ञानिक उपकरण, बेकार हो चुके रोवर्स, लैंडर्स, कैमरे, ड्रिल मशीनें और बैटरी पैक वहां पर मौजूद है। मानव अपशिष्ट, जिनमें अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़े गए मलमूत्र, यूरिन और उल्टी से भरे लगभग 96 बैग और पैकेट वहां मौजूद है। और व्यक्तिगत वस्तुएं, गोल्फ के गेंदे, झंडे, तौलिए, जूते, कैमरे की फिल्में और पारिवारिक तस्वीरें, ये 4 तरीके के इस वक्त कचरे हैं जो वहां मौजूद हैं। चंद्रमा पर मौजूद है, 190 टन के आसपास मौजूद है और 3000 से ज्यादा ऐसी चीजें। अब जरा यह देखिए कि चांद पर कचरा कब कब बढ़ा है, क्योंकि यह घटना घट चुकी है। इस घटना से जो फाइंडिंग्स आएंगी उसमें दिन, सप्ताह, महीने लग सकते हैं, लेकिन वहां कचरा बढ़ रहा है। 1966 लूना 9 और सर्वेयर मिशन, चंद्रमा पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले सोवियत और अमेरिकी मानव रहित यानों के उपकरण और हिस्से वहां पर पहुंचे और वहीं रह गए। 1969 से 1972 अपोलो मिशन 11 से 17 चांद पर इंसानों के उतरने का सिलसिला शुरू हुआ। वजन कम करने और वापसी को आसान बनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों जैसे नील आर्मस्ट्रांग और अन्य ने इस्तेमाल किए गए उपकरण
खाने के खाली पैकेट्स और अपशिष्ट बैग वहीं छोड़ दिए। अधिकांश 180 टन कचरा इन्हीं अपोलो मिशन के दौरान जमा हुआ है। वहीं 1970 के बाद से अब तक विभिन्न देशों के क्रैश हुए मून प्रोब, चंद्रयान मिशन के छोड़े गए प्रोपल्शन मॉड्यूल और रोबोटिक अवशेषों के जरिए यह मात्रा लगातार बढ़ रही है। लेकिन यह बात तो हुई चंद्रमा की, और सोचिए चंद्रमा के अंदर एक सैटेलाइट का ऊपरी हिस्सा गिरा है सिर्फ, और वो इतनी बड़ी खबर हो गई। अब जरा यह देखिए कि अंतरिक्ष के अंदर वर्तमान में कितनी सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं, और इस आंकड़े को अगले 5 साल में ऑलमोस्ट डबल कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से हर दिन सैटेलाइट्स को ऑर्बिट के अंदर सेट किया जा रहा है, यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन जो वर्तमान आंकड़ा है वो क्या है जरा देखिए। उसमें अगर सबसे पहले बात करें, पृथ्वी की कक्षा में सक्रिय जो है वो 16,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, जबकि ट्रैक ऑब्जेक्ट्स और निष्क्रिय सैटेलाइट जो है वो 29,000 से ज्यादा है। आप सोचिए, जो पृथ्वी की कक्षा में वो 16,000 से ज्यादा है, और ट्रैक ऑब्जेक्ट्स और निष्क्रिय सैटेलाइट यानी कि जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है वो 29,000 से ज्यादा है। अब जरा ये भी देख लीजिए किस देश के पास कितने सैटेलाइट्स वर्तमान में हैं जो पृथ्वी की कक्षा के अंदर मौजूद है। उसमें अमेरिका पहले पायदान पर है, जिसके पास 8,030 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। रूस के पास 1559, चाइना के पास 906, यूके के पास 763, जापान के पास 203, फ्रांस के पास 180 और 7वें पायदान पर है भारत, जिसके 140 से ज्यादा सैटेलाइट्स इस वक्त अंतरिक्ष के अंदर हैं, और वो सटीक डेटा भारत को पहुंचा रही है। लेकिन डेटा जो सटीक भारत तक पहुंच रहा है, दुनिया तक पहुंच रहा है, उसके साथ अंतरिक्ष में रिस्क भी बढ़ रहा है, क्योंकि चांद से टकराने में जो समय लगा है वो आने वाले वक्त में कम होता चला जाएगा, क्योंकि इतनी सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं कि ना जाने कौन अपने ऑर्बिट को चेंज करे और चंद्रमा से जाकर टकरा जाए। रॉकेट का एक टुकड़ा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक चौड़े अस्थिर घेरे में चक्कर लगाता रह गया। कई महीनों तक पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के ग्रेविटेशन के हल्के खिंचाव की वजह से खुद सूरज की रोशनी के हल्के दबाव ने इसे बार बार रास्ता बदलने और छोटे छोटे बदलाव के कारण ये सीधे जाकर चांद की सतह से टकरा गया। स्पेस एक्स ने बताया कि स्टेज का ईंधन निकाल दिया गया था और उसे सुरक्षित बना दिया गया था, लेकिन इतनी ज्यादा ऊर्जा वाले रास्ते पर चल रही स्टेज के लिए कंट्रोल के साथ उसे नष्ट करने वाला बर्न करना मुमकिन नहीं था, और इसीलिए जो मलबा चांद तक पहुंचा है वो सिर्फ 190 टन के आसपास है। और हमारे अंतरिक्ष में हमने बीते कुछ दशकों में कितना मलबा तैयार कर दिया है, जरा इसका भी एक आकलन आपको दे रहे हैं। देखिए जरा, अंतरिक्ष में जो मलबा है, पृथ्वी की कक्षा में जो टुकड़े हैं वो 46,000 से ज्यादा हैं, जबकि मलबे का कुल वजन जो है वो 17,000 टन है। आप सोचिए, चंद्रमा पर सिर्फ 190 टन कचरा अभी है, और हमारे अंतरिक्ष के अंदर हमने कितना कचरा इकट्ठा कर दिया है, 17,000 टन। और इसके लिए सब जिम्मेदार, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो सफाई भी दे रहे हैं। मसलन चंद्रमा पर जो स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 टकराया, स्पेस एक्स ने इसके बाद सफाई दी, और सफाई देते हुए क्या कहा, जरा एक नजर इस पर भी डालते हैं। देखिए जरा, सफाई देते हुए कहा गया है, कंपनी भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए नासा के साथ काम कर रही है। यह टक्कर जानबूझकर नहीं कराई गई है। सौर गतिविधि और गुरुत्वाकर्षण की मेल ने इसे अनजाने में चांद से टकराने वाले रास्ते पर डाल दिया है। लुरियाना शाइबन, स्पेसएक्स, वो कह रहे हैं कि हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। जानबूझकर यकीनन कोई ऐसा करता भी नहीं, लेकिन सोचिए, जानबूझकर ना करने के बावजूद हमने अंतरिक्ष में 17,000 टन कचरा तैयार कर दिया है। हमने 16,000 से ज्यादा निष्क्रिय सैटेलाइट्स तैयार कर दिए। हमने चंद्रमा पर 190 टन से ज्यादा कचरा तैयार कर दिया है। तो ये जो घटना है ना, वो इस वक्त रोमांचकारी लग रही है, लेकिन भविष्य में ये सबसे बड़ा खतरा न सिर्फ चंद्रमा के लिए बल्कि पृथ्वी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर कुछ टुकड़े
पृथ्वी पर भी टकराते हैं। हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बहुत से आसमान में ही जलकर राख हो जाते हैं और चंद्रमा पर यह इसलिए पहुंच गया क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स बेहद कम है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।